हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो और ये जनवरी 2017 का तीसरा क्वेश्चन पेपर है, उसकी ये दूसरी क्लास है। ठीक है, अब 15 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि अब से 2 क्लासेस होंगी, एक सुबह 8 बजे, एक दिन के 2 बजे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 2 बजे की ये क्लास है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो इसका जो सही आंसर था, मतलब कि एक से अधिक धुन एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? तो काउंटर पॉइंट हार्मनी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किस कलाकार का संबंध सुरबहार से है? एन राजन, अन्नपूर्णा देवी, जरीन दारूवाला शर्मा, रेणुका साहा। इसका सही आंसर होगा बी, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अलाउद्दीन खां की ये पुत्री थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी। देखिए, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी का जन्म मध्य प्रदेश के मेहर नामक कस्बे में 1927 में हुआ था। इनके पिता अलाउद्दीन खां थे। अन्नपूर्णा देवी को जनवरी 1968 में विदुषी अन्नपूर्णा को विश्व भारती की ओर से देसी उत्तम डिलीट 1977 में पद्म भूषण मिला है इनको। और 1988 में सुर सिंगार संसद की ओर से सारंग दे फ्लॉशिप और 1901 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इत्यादि अलंकारों से विभूषित किया गया है। ठीक है, तो ये था अन्नपूर्णा जी के बारे में। देखो, जिस चीज के बारे में होता है उसके बारे में पूरा ही डिटेल इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही फायदा होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद उसे एक्सप्लेन करने का, उसके बारे में आपको याद ही हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजें करोगे ना तो आपको माइंड में रह जाएंगी चीजें। तो हमेशा आप इस तरीके से कोशिश करें, इस तरीके से करने की। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको अपडेट कर ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वरित के लिए किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? सारंगी, तानपुरा, हारमोनियम, वायलिन। सही आंसर होगा इसका बी, तानपुरा। स्वरित के लिए क्या है, मतलब कि अब तानपुरा ही है स्वर लगाने के लिए, तानपुरा का ही प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा अच्छे से। स्वरित के लिए तानपुरा वाद्य का प्रयोग किया जाता है। तानपुरा को तंबूरा भी कहते हैं, लेकिन कुछ बुक में तानपुरा को अलग बताया गया है और तंबूरा को अलग बताया गया है। ठीक है ना? देखो, तानपुरा का आविष्कार किसको बताया गया है? उसको बताया गया ना, तानसेन को। और तंबूरा का आविष्कारक तंबूर एक ऋषि हैं, उसको उनको बताया गया है। कहीं कहीं पे इन दोनों को एक भी बताया गया है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। तो इसलिए आपको अगर 2 चीज है, 2 तरीके से बताया गया है, तो दोनों तरीके आप जान जाए, वो ज्यादा अच्छा है। फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके 4 तार होते हैं जो मंद्र प, मध्य सा तथा मंद्र सा में मिलाया जाता है। तंबूर की वीणा का नाम कलावती भी रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तंबुरु की वीणा का नाम कलावती भी रहा है। ये क्वेश्चन अलग से भी कहीं पे पूछा जा सकता है। और इसको विपंची वीणा के समान 9 तंत्रियाएं थी। अब ये देख लीजिए, और इसमें 9 तारे थी। अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से मिलाया जाएगा। तो प, सा। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट और एकदम लास्ट का है वो मंद से मिलाया जाएगा। ठीक है, तो प मंद्र का, सा मध्य का, सा मध्य का, फिर सा मंद्र का, इस तरीके से मिलाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सारंगी वादक कौन है? राम गोपाल, राम सहाय, राम नारायण या राधे श्याम। सही आंसर है इसका सी, राम नारायण। ठीक है, देखिए क्या है, सारंगी वादक राम नारायण जी हैं। राम सहाय तबला वादक हैं। राम गोपाल तबला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वयंभू स्वरों को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं? हारमोनी, स्टाफ, मेलोडी, हार्मोनिक्स।
सही आंसर है इसका डी, हारमोनिक्स। ठीक है, स्वयंभू स्वरों को पश्चात संगीत में हार्मोनिक्स कहा जाता है। प्रथम आघात से जो स्वर उत्पन्न होता है वह मूल नाद कहलाता है, परंतु ऐसा देखा गया है कि मूल नाद से अतिरिक्त अन्य नाद उत्पन्न होते हैं, इन्हें ही स्वयंभू स्वर भी कहा जाता है। स्वयंभू स्वर को ओवरटोन या हार्मोनिक्स भी कहते हैं, ओवरटोन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कालिदास सम्मान देती है मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकार? मध्य प्रदेश सरकार। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। मध्य प्रदेश द्वारा शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रंग मंच, चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कला एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में प्रति वर्ष यह सम्मान दिया जाता है। इसमें कलाकार को 1 लाख रुपए दिया जाता है। 2009-2010 में सरोजा विधानाथन एन राजम को मिला था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुपद गायक हैं गुदेचा बंधु, मिश्र बंधु, सावरी बंधु या सिंह बंधु? सही आंसर है इसका ए, गुदेचा बंधु। देखिए क्या है, गुदेचा बंधु ध्रुपद गायक है। ध्रुपद आधुनिक प्रबंध गायन शैली में ध्रुपद का स्थान मुख्य है। ध्रुपद की 4 वाणियां होती है, खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, डागुर वाणी और नोहार वाणी। इन चारों के बारे में ध्रुपद से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, 4 प्रकार की वाणियों से आते हैं। आगे चलते हैं। ध्रुपद गायक को कलावंत कहते हैं। ध्रुपद गीत तीव्रा, सूल ताल, आड़ा चौताल, रुद्र ताल आदि में गाया जाता है। ध्रुपद के साथ पखावज और मृदंग की संगत की जाती है। ध्रुपद में द्विपदी, चतुर्पदी, अष्टपदी आदि गीतों का प्रयोग किया जाता है। आपको जो भी इसमें नहीं आता है क्वेश्चन, मुझे जो लगता है जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको उस तरीके से बता ही रहा हूँ। आप एक नोटबुक अपने पास रखें, हमेशा याद रखें। कभी भी आप किसी की भी वीडियो देखते हैं तो आप एक नोटबुक अपने पास रखें, जो आपको आपके हिसाब से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप तुरंत लिख लें उससे, या जो आपको माइंड में आपके रहेगा नहीं तो आप वो लिख लें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक हैं O.C. गांगुली, V. राघवन, A.N. फॉक्स स्ट्रेगवे, E. क्लेमेंट्स। सही आंसर है इसका डी। इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक E. क्लेमेंट्स हैं। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान फॉक्स स्ट्रेगवेज से श्रृंगार प्रकाश V. राघवन से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है। वैदिक काल में स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? स्वर, यम, सम या ऋचा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यम। देखिए क्या है, वैदिक काल में स्वरों के लिए यम संज्ञा दी गई थी। वैदिक युग में वीणा वाद्य का विशेष महत्व था। महती, पिनाकी, कत्यानी, रावणी, मत, घोषावती, कच्छपी आदि हैं। इसमें गायन वादन के अतिरिक्त नृत्य में इस युग में अच्छी प्रगति हुई। रज्जु नृत्य, सलील नृत्य, पुष्प नृत्य, वसंत नृत्य, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। इस नृत्यों के बारे में आप याद रख लें। ठीक है, ठीक है, और ये आपका इसका बी आंसर होगा। वैदिक काल में स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? तो यम थी। ठीक है, स्वरों के लिए कौन सी संज्ञा थी? यम थी। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वैदिक काल में स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? तो यम थी। मैं 2-3 बार क्यों बोलता हूं पता है आपको? जिससे आपके माइंड में फीड हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा
वाद्य हवेली संगीत के साथ संगत करता है? ढोलक, नाल, पखावज, खोल। सही आंसर है इसका सी, पखावज। यहाँ पे मृदंग होता तो मृदंग भी, पखावज तो पखावज भी। ठीक है, मान ली पखावज नहीं होता तो यहाँ पे आप मृदंग डालते। ठीक है, हवेली संगीत में पखावज वाद्य की संगत होती है। वैसे पखावज की ही होती है, मेनली जो होती है पखावज की होती है। पखावज खुले बोल का वाद्य है। पखावज वादक के नाम प्रेम बल्लभ, कादिर बख्श पखावजी, घनश्याम पखावजी, गोपाल दास, कुदव सिंह पखावजी, पुरुषोत्तम दास और सखाराम मृदंगाचार्य। ठीक है, अब देखो सखाराम मृदंगाचार्य हैं ये। आपको बताया था ना अभी मुझे, मृदंग होता है, मृदंग भी लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सही कुट को चुनिए। यहाँ पे आपको बता देता हूं मैं पहले कि अभिकथन है इसका, हिंदुस्तानी संगीत में स्वरों का लगाव एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें परिवर्तन होने से राग परिवर्तित होता है, ये इसका अभिकथन है। और इसका कारण जो तर्क है इसका, यदि स्वर लगाव को पुस्तकों से पढ़कर गहराई से समझ लिया जाए तो किसी भी राग को गुरु से सीखे बिना भी गाया जा सकता है। इसका कुट जो है आपको दे रखा है, देखिए ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों ही गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए कौन सा है सही आंसर होगा इसका? ए तो सही है परंतु आर गलत है। कैसे गलत है? देखिए, आप किसी भी बुक से आप पढ़ लें, लेकिन जब तक आपको गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब तक आप अच्छी तरीके से संगीत नहीं सीख सकते, अगर आपके पास गुरु नहीं है, आप पुस्तक से अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थानी लोक वाद्य अलगोजा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सुशीर वाद्य, तंत्री वाद्य, घन वाद्य, अवनद्य वाद्य। इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान। राजस्थान में अलगोजा सुशील वाद्य के नाम से बजाया जाता है और जाना जाता है। राजस्थान लोकवाद्य अलगोजा सुशील वाद्य की श्रेणी में आता है। इसको फूक से बजाया जाता है, ये बांसुरी के समान होता है। वादक दो अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। ठीक है, इसको सुम्मिलित करना है, आप देखिए और जल्दी से इसको सुम्मिलित कीजिए। इसको कुट दिए गए हैं नीचे, आप देखिए, मैं आपको कुट भी मैंने आपको दिखा दिया है। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, जो आपको चारों देखिए, ए आपको आता है ऑप्शन, देखिए पहले आप जैसे मान लीजिए जैसे ए है ना, आप ए आप देखिए इसमें से, फिर बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप देखिए इन चारों में से आपको कोई आता है। ठीक है, आप ये देखेंगे इन चारों में से तो आपको जो आता है, मान लीजिए सी आता है तो सी को मिला दीजिए। ठीक है, हाँ, तो फिर देखिए कि सी आ रहा है किस में आ रहा है, कि सी का 2 किस में है। हाँ, इस तरीके से देखिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका सही आंसर देखते हैं, इसका ए होगा। ठीक है, ए का 2 होगा। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए ए का 2 है तो आप देखेंगे ए का 2 किस में है, तो ए में ही है ए का 2, तो ए सही हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नाट्य शास्त्र के अनुसार क्रोध एवं रौद्र रस हेतु ध्रुवाओं को किस लय में गाए जाने का निर्देश है? मध्य लय, विलंबित लय, अति विलंबित लय, द्रुत लय। देखिए ये ना एक कॉमन सेंस भी होता है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है ना,
नाट्य शास्त्र में अनुसार जैसे क्रोध क्या होता है, तेज होता है, रौद्र होता है, तेज होता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, द्रुत लय होगा इसका। अब वही यहाँ पे जैसे कोई और चीज होता, जैसे ऑप्शन आएंगे आगे तो फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा। इसका देखिए पहले पढ़ लेते हैं हम। नाट्य शास्त्र में क्रोध एवं रौद्र रस हेतु ध्रुवाओं के लिए द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है। नाट्य शास्त्र ही सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें रस की शास्त्रीय विवेचना तथा ध्रुवा के बारे में बताया गया है। भरत ने रस कितने माने हैं, रस की संख्या है वो 8 मानी है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जातियों को ध्यान का उल्लेख किस ग्रंथकार द्वारा किया गया है? मतंग, नन्यदेव, जगदेकमल्ल और भरत। सही आंसर है इसका सी, जातियों के ध्यान का उल्लेख जगदेकमल्ल के ग्रंथ में मिलता है। मतंग कृत बृहदेशी ग्रंथ में राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भरत भाष्य ग्रंथ नन्यदेव द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं को इंगित कीजिए। हरिनाशव, मार्गी, रजनी। अब ये देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कुछ आप अच्छे से देख लीजिए और बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, ए और 2, हरिनाशव और मार्गी, ये दोनों ही किसका है? तो मध्यम ग्राम का है ये दोनों ही। ठीक है, मूर्छनाएं देखिए आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। हरिनाशव और मार्गी मध्यम ग्राम से संबंधित मूर्छनाएं हैं। मध्यम ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। ये मूर्छनाएं क्रम से मध्यम, गंधार, ऋषभ, षडज, निषाद, दैवत तथा पंचम से आरंभ होती है। मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं का नाम सौवीरी, हरिनाशवा, कलोपना या शुद्ध मध्यम, मार्गी, पौरवी, हृदय का। ठीक है, ये सारे हैं। तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, वहां से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है, जितनी भी प्राइवेट जॉब आती है, उस सबके वहाँ पे नोटिफिकेशन वहाँ पे दे देता हूँ। बाकी कोई भी नोटिस आती है वो भी मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग जुड़े हुए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपस में आप क्वेश्चन पूछिए, उसका कोई ना कोई आपको वहाँ पे जरूर आंसर देगा। तो आपके जुड़ने के वहाँ पे बहुत फायदे हैं। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाकी आपको एक चीज जरूर करना है, वो है शेयर जरूर करना है। चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप सच में अपने साथ आप दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।